रहे हैं वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है ये हमारे पास सेल में पाई जाने वाली सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली होती है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, इसका फंक्शन किस तरह का होता है, इसमें कौन कौन सी और चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, यानी कि हमारे पास जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है ये एक और मेम्ब्रेन होती है उससे कवर होता है, और ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि हमारे पास सेल्स की दो टाइप्स होती थी। ठीक है, एक होता था प्रोकैरियोटिक और एक होता था यूकैरियोटिक सेल्स। तो यानी कि ऐसे सेल्स जिनमें हमारे पास डेफिनेट न्यूक्लियस होता है। तो इसके बाद अगर हम डायग्राम देखें न्यूक्लियस की, तो ये हमारे पास न्यूक्लियस का सारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपको जो ब्लैक कलर का हमारे पास जो गोल सा दायरा बना हुआ है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, और ये जो हमारे पास धागे की तरह के ये निकले हुए हैं इन्हें हम कहते हैं क्रोमेटन। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास ये जो हमने छोटे छोटे बनाए हुए हैं हम कह सकते हैं डब्बे या स्केयर्स। ठीक है, तो फिर ये हम होते हैं हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है, यानी कि ऐसा कवर होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस को घेरे होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास, आप लोगों को ये नज़र आ रही होंगी, ये छोटे छोटे डॉट्स लगे हुए हैं और ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो हमारे पास छोटे छोटे बने हुए हैं गोल से दायरे, तो ये होते हैं हमारे पास राइबोसोम्स। ठीक है, तो यानी हमारे पास जो न्यूक्लियस होगा इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है वो होगा हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके ऊपर हमारे पास राइबोसोम्स अटैच होते हैं। चलिए तो आगे हम देखते हैं, ये जो हमने सारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखा है, तो इसमें जो जो हमारे पास हम कह सकते हैं यूज़ हो रहे हैं स्ट्रक्चर्स है, डिफरेंट जो ऑर्गेनेलिज इसके अंदर हैं, चीज़ें हैं, तो इनका क्या फंक्शन है जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है, यानी ये जो हमने पढ़ा था अभी ये होता है हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप, यानी कि जिसने न्यूक्लियस को घेरा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है न्यूक्लियर इन्वेलप डबल मेम्ब्रेन होता है, यानी ये देखें एक ये हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप है और ये डबल मेम्ब्रेन होती है। एक जो उसकी मेम्ब्रेन है ये हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके साथ अटैच होती है, और एक हमारे पास ये न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके साथ अटैच होती है। ठीक है, और इसका हमारे पास काम क्या है न्यूक्लियर इन्वेलप का, कि न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट कर रही होती है, उसकी हिफाजत करती है। ठीक है, सेकंड वन अगर हम देखते हैं हमारे पास न्यूक्लियर पोर। ठीक है, ये जो हमने देखे थे ये जो हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप था इसके अंदर जो खाली जगह आ रही थी ये पोर्स होती है, न्यूक्लियर पोर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट करते हैं आरएनए की और प्रोटीन्स की, यानी कि अगर हमारे पास प्रोटीन है या आरएनए है इस ने न्यूक्लियस से बाहर जाना है तो ये न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए सारी मूवमेंट हो रही होती है, और ये होते हैं हमारे पास छोटे छोटे होल्स जिन्हें आप कहते हैं टिनी होल्स। ठीक है, थर्ड जो हमारे पास है ये हम देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखिए हमारे पास जो न्यूक्लियस है इसके अंदर ये जो खाली जगह है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास ये क्रोमेटन है, न्यूक्लियोलस है, तो ये जो हमारे पास जगह है यानी कि साइट है। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक हो गया, और ये क्या कर रहा होता है, जितने भी हमारे पास न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है यानी न्यूक्लियोलस है हमारे पास, क्रोमेटन है, तो उसको स्पॉट कर रहा होता है। ठीक हो गया, और इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास होता है क्रोमेटन। ये जो हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हो रहे हैं यानी धागे की तरह के, तो इसे हम कहते हैं क्रोमेटन। ठीक है, और ये जो होता है हमारे पास क्रोमेटन, ये क्या होता है, इसमें होते हैं हमारे पास डीएनए और प्रोटीन। अब अगर हम देखें ये वाली डायग्राम, तो ये हमारे पास है क्रोमेटन, यानी कि ये धागों की तरह का शक्ल जो है वो बनी हुई है। ठीक है, अगर हम इसे एक्सपैंड करें यानी खोल के देखें तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बीडिड स्ट्रक्चर
शो हो रहा होता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये जिस तरह मोतियों की शक्ल होती है ना, इसी तरह का ये स्ट्रक्चर आगे शो हो रहा है। इसे हम कह रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। ये होती है हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स। और इससे आगे हमारे पास ये जो डीएनए का हेलिक्स होता है, यानी डीएनए जो होता है जो डबल हेलिकल होता है, तो ये वाली चीज़ें जो होंगी हमारे पास इसके अंदर क्रोमेटिन में पाई जा रही हैं। यानी डीएनए ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, और साथ हमारे पास ये हिस्टोन प्रोटीन्स होती है, ये मोतियों की शक्ल की, ठीक है, जिस तरह लड़ी होती है इस तरह ये चीज़ें। और अगर हम देखें, जब सेल जो होगा डिवाइड करता है, ठीक है, माइटोसिस हो रही होती है, मियोसिस हो रही होती है, तो ये क्रोमेटिन जो होगा ना, ये क्या करता है, ये कंडेंस्ड शक्ल में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है हमारे पास, जब क्रोमेटिन कंडेंस्ड शक्ल में होगा तो हमारे पास क्रोमोसोम्स की शक्ल में ये क्रोमेटिन, हाँ, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि जब सेल की डिवीजन हो रही होती है तो जो क्रोमेटिन होगा वो हमें क्रोमोसोम की शक्ल में दिखाई दे रहा होता है सेल साइकिल में, ठीक है। तो अगर हम देखें, ये क्रोमोसोम्स देखें, हमारे पास ये सेंट्रोमेयर है, इसके सेंटर वाला हिस्सा जो होगा क्रोमोसोम का, ये हमारे पास जिस तरह ये बाजू है, 1 2 3 4, ये क्रोमोसोम की हमारे पास शक्ल है, ठीक है। और ये आर्म्स हैं, ये सेंट्रोमेयर है, और ये तब हमें शो होगा जब हमारा जो सेल जो होगा वो डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। और अगर हम देखें हमारे पास ह्यूमंस में, तो कितने 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास कि न्यूक्लियस में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास न्यूक्लियस स्ट्रक्चर में क्रोमेटिन है, ठीक है। क्योंकि ये देखें, इसमें डीएनए भी पाए जा रहे हैं और प्रोटीन्स भी पाए जा रहे हैं, और क्रोमोसोम भी इसी क्रोमेटिन में हमारे पास आ जाएगा। चलिए तो आगे हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए, हमने ये भी पढ़ लिया, क्रोमेटिन भी हो गया हमारा, न्यूक्लियर पोर्स भी हो गए, न्यूक्लियर प्लाज्म भी हो गया, ये न्यूक्लियर एनवेलप भी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये जो हमारे पास डार्कली स्टेड जो होगा, यानी कि जो हमारे पास न्यूक्लियस में हमें गहरे कलर का ये शो हो रहा होता है ना स्ट्रक्चर, ठीक है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो अब देखें, न्यूक्लियोलस जो होता है ये डार्कली स्टेट स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियर प्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है राइबोसोमल आरएनए की जो राइबोसोमल आरएनए होता है उसके लिए जिम्मेदार हो रहा होता है। ये क्या होता है, राइबोसोम्स की असेंबली करता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास अगर हम देखें तो राइबोसोम्स जो होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट होता है और एक स्मॉलर, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास लार्जर सब यूनिट है और ये है हमारे पास स्मॉलर, ठीक है। तो जब हमारे पास लार्जर और स्मॉलर मिल जाते हैं, यानी ऐसे, तो ये राइबोसोम की असेंबली भी इधर न्यूक्लियोलस में हो रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस। अब हमने देखना है कि हमने कहा कि ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जा रहा है न्यूक्लियस, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में हमने देखा था हमारे पास 2 कैटेगरीज आ जाती थी, यानी प्लांट्स भी थे, एनिमल्स भी थे, फंजाई वगैरह थे, प्रोटिस्ट थे, ठीक है। तो अगर हम प्लांट सेल में देखें तो न्यूक्लियस हमारे पास कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो अब देखें, ये हमारे पास प्लांट सेल है, ये सेल वॉल है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये पैरोक्सिसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल्स है, जितने भी ऑर्गेनेलीज हमारे पास प्लांट सेल में पाई जाती हैं, ठीक है। तो अब देखें, हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो प्लांट सेल के थोड़ा सा इस साइड पे, यानी किनारे पे पाया जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियर पोर्स होंगे, ये न्यूक्लियोलस है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब अगर हम देखें कि प्लांट सेल में हमने देखा कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा यूजली एट द पेरिफ्री, ठीक है, यानी कि लार्ज वैक्यूल होने की वजह से ये थोड़ा सा किनारे में पाया जाता है, ठीक है। प्लांट सेल का जो किनारा होता है वहाँ पे। अगर हम एनिमल सेल में देखें, हाँ जी, एनिमल सेल में देखें हमारे पास न्यूक्लियस, तो वो कहाँ पे पाया जा रहा है। तो एनिमल सेल का अगर हम थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो एनिमल सेल्स के आमतौर पर सेंटर में पाया जाता है, ठीक है, यूजली एट दी सेंटर। और फिर ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगी, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्जी एपेटस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारे पास सिक्रेटरी वेसिकल्स आ जाती है। इसी तरह साइटोस्केलेटन, डिफरेंट चीज़ें जो होंगी वो हमारे पास
एनिमल सेल्स में ऑर्गेनेल्स पाई जाती है। तो ये हमने देखा कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है, अगर प्लांट सेल होगा तो वो पेरिफेरी यानी किनारे पे पाया जाएगा, और जो हमारे पास एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो होगा वो सेंटर में पाया जाता है। तो आगे हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस कि जो हमारे पास सेल्स में न्यूक्लियस पाया जा रहा है उसके क्या फंक्शन है, यानी वो क्या फंक्शन प्ले कर रहा होता है। तो सबसे पहले है हमारे पास स्टोर जेनेटिक मटेरियल। अब देखिए, हमने देखा कि हमारे पास जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखा तो वहाँ पे हमने देखा कि डीएनए, हिस्टोन, प्रोटीन्स, ये चीज़ें जो होती हैं न्यूक्लियस में पाई जाती हैं। ठीक है, तो फिर जैसे कि हम जानते हैं कि डीएनए जो होता है ये हेरिडेटरी मटेरियल होता है, यानी कि हम कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल है हमारे पास, कि जब सेल डिवाइड होगा तो डीएनए जो होगा एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होता है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है न्यूक्लियस का सेल के अंदर कि ये स्टोर करता है जेनेटिक मटेरियल को। दूसरा अगर हम देखें तो कंट्रोल कर रहा होता है सेल एक्टिविटीज़ को जीन एक्सप्रेशन के ज़रिए, यानी अगर हमारे पास डीएनए है तो जाहिर सी बात है हमारे पास वहाँ पे जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, डिफरेंट सेल्स की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, और इन सारी एक्टिविटीज़ को जो होता है न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, थर्ड वन हम देखते हैं कि ये क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट्स करता है सेल डिवीजन को, यानी जब सेल डिवाइड हो रहा होगा तब भी हमारे पास न्यूक्लियस जो होता है बहुत अहम किरदार अदा कर रहा होता है। फोर्थ वन हम देखते हैं सिंथेसाइज आरएनए, यानी कि हमारे पास जो आरएनए वगैरह होता है, ठीक है, इसको भी ये सिंथेसाइज कर रहा होता है, चाहे वो मैसेंजर आरएनए हो, ट्रांसफ़र आरएनए हो, राइबोसोमल आरएनए हो। ठीक है, यानी ये सिंथेसाइज उनको करेगा, और फिर जिस तरह हमारे पास हम देखते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये सारा जीन एक्सप्रेशन और ये सारी चीज़ें जो होता है कि न्यूक्लियस जो है अपना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा ये असेंबल कर रहा होता है राइबोसोमल सब यूनिट्स को। अब देखें, पीछे आपने देखा ना न्यूक्लियोलस में कि उसका मेन काम ही, यानी न्यूक्लियोलस का मेन काम ही ये होता है कि राइबोसोमल सब यूनिट्स जो है, लार्जर है, स्मॉलर है, तो उनको असेंबल कर देना। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा न्यूक्लियस जो था उसका स्ट्रक्चर, फिर ये सारी चीज़ें जो उसके अंदर पाई जा रही हैं, फिर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन से हमारे पास जो फंक्शन करते हैं। ठीक है, अलग-अलग इनका हमने देखा। बाद में फिर हमने इसकी लोकेशन देखी कि कहाँ पे हमारे पास जो है क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और फिर ये है कि फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस के हमने न्यूक्लियस के फंक्शंस देखे हैं कि कौन कौन से जो फंक्शंस हैं वो प्ले कर रहा होता है न्यूक्लियस। तो ये था हमारे पास न्यूक्लियस का टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्ज़ाम के लिहाज से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चलें, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।